Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने इसका विस्तार किया। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक ने विरासत में मिले इस महान साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया और मौर्य साम्राज्य को इतिहास में अमर कर दिया। बिंदुसार एक कुशल राजा थे। उनके शासन में लगभग पूरा ही सबकॉन्टिनेंट मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बन गया था। ग्रीक सोर्सेज में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के पश्चिमी राजाओं के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे और उनके राज दरबार में कई फॉरेन एम्बेसडर्स यानी राजदूत थे। बिंदुसार के बाद राजगद्दी को संभाला उनके पुत्र अशोक ने, मगर इस राजगद्दी के लिए बिंदुसार की फर्स्ट चॉइस अशोक नहीं थे। दरअसल बिंदुसार के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े थे सुशीम और उनसे छोटे थे अशोक। हालांकि सुशीम ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे, मगर अशोक भी राजा बनना चाहते थे। अशोक की दावेदारी इसलिए कमजोर थी क्योंकि उनके पिता बिंदुसार उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मगर संयोग से उन दिनों तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया और इसे दबाने की जिम्मेदारी बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुशीम को सौंपी। जब सुशीम इस काम को कर पाने में असफल रहे तो बिंदुसार ने मात्र 18 वर्ष के अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला रवाना कर दिया। जब अशोक ने बड़ी कुशलता के साथ उस विद्रोह को दबाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी तो उन्हें तक्षशिला का गवर्नर बना दिया गया। दरअसल यह फैसला इसलिए भी लिया गया था ताकि सत्ता के भूखे अशोक को मेनलैंड से दूर रखा जा सके। इसके बाद अशोक को उज्जैन संभालने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, मगर अशोक की नजर तो मगध के सिंहासन पर थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने मंत्रिमंडल की मदद से राजगद्दी पर अधिकार जमा लिया और अपना राज्याभिषेक होते ही उन्होंने अपने बड़े भाई सुशीम और उनके 500 वफादार अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अशोक ने अपने दूसरे भाइयों को भी मरवाकर अपने हर प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। इस तरह सत्ता संभालते ही अशोक ने खुद को एक क्रूर, निरंकुश और निर्दयी राजा के रूप में स्थापित कर दिया। अपने विरोधियों को खुद टॉर्चर देने में अशोक को एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था और इसके लिए उन्होंने खास जेल भी बनवाई हुई थी। अशोक के इस चंड रूप की वजह से उन्हें चंड अशोक भी कहा जाने लगा। मगर क्या आप जानते हैं कि आगे चलकर यह निर्दयी राजा एक परोपकारी व्यक्ति कैसे बन गया? अशोक के जीवन में कलिंग के युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। अशोक ने कलिंग युद्ध के मैदान में इतने बड़े स्केल पर हुई डेथ्स और डिस्ट्रक्शन को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जब एक स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त की जाती है तो वहां के अनगिनत लोगों की मृत्यु और उनका बेघर हो जाना एक अच्छे राजा के लिए अत्यंत दुखद होता है। इसका उल्लेख उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में भी दर्ज किया। इस युद्ध के बाद अशोक ने सेना के बल से दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के बजाय वैचारिक रूप से जीतना शुरू कर दिया। इसी श्रृंखला में अशोक ने कई स्तूप, मॉनेस्ट्रीज और पिलर्स का निर्माण किया, जिन पर उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों को अंकित करने का आदेश दिया। 236 बीसी में अशोक ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। प्रसिद्ध काव्य अशोक वदन के अनुसार मरने से पहले अशोक अपना सब कुछ दान कर चुके थे। अशोक के बड़े बेटे महेंद्र ने दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार किया और उनके छोटे पुत्र कुणाल ने राजगद्दी संभाली।
लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कुणाल अंधे थे, इसलिए वो भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सके और सिंहासन पर विराजमान हुए अशोक के पोते दशरथ। अशोक की मृत्यु के बाद केवल आधी सदी में ही मौर्य साम्राज्य बिखर गया। ऐसा कहा जाता है कि 180 बीसी में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। क्योंकि सार्वजनिक रूप से हुई इस हत्या का विरोध किसी ने नहीं किया, इससे यह पता चलता है कि न तो सेना अपने राजा के प्रति वफादार थी और न ही जनता को उससे कोई सहानुभूति थी। इस तरह समय के क्षितिज पर एक महान मौर्य साम्राज्य का सूरज ढल गया, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। मौर्य साम्राज्य का अंत होते ही जिन साम्राज्यों का उदय हुआ वो थे शुंग साम्राज्य, इंडो ग्रीक साम्राज्य और सातवाहन साम्राज्य। भारतीय साम्राज्यों की आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए राजवंश।